आज का जो हमारा टॉपिक है कि जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी मीडियम में प्रोपोगेट होती है, किसी मीडियम में चलती है, तो अपने साथ क्या करती है, वो ऊर्जा भी उसकी परिवर्तित होती है। तो अगर हम माने कोई हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्स एक्सिस में चल रही है, तो जिस एक्सिस में चलेगी उसी डायरेक्शन में वो एनर्जी को भी क्या करेगी, परिवहन करेगी। अब यहाँ पर जब हम एनर्जी की बात करते हैं तो एक वेक्टर से दिखाते हैं जिसको हम बोलते हैं पॉइंटिंग वेक्टर। पॉइंटिंग वेक्टर को हम क्या करते हैं, एस से डिनोट करते हैं और एस इक्वल टू हमारा होता है ई क्रॉस। अब यहाँ पर जो हमारा पॉइंटिंग वेक्टर एस है, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो हमारी ई के परपेंडिकुलर होगी और साथ साथ में एच के परपेंडिकुलर होगी। अगर हम बात करें, अगर हम माने हमारी कोई ये एक्स एक्सिस में कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चल रही है, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है वो हमारा क्या होता है, एक्स के परपेंडिकुलर, जिसको हम क्या लिखते हैं, ई वाई लिखते हैं। साथ ही साथ जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होता है उसको हम क्या लिखते हैं, जेड लिखते हैं, वो हमारा जेड एक्सिस के एलान करता है। तो ई की डायरेक्शन और एच के दोनों के परपेंडिकुलर हमारा क्या है, एक्स है। तो हम कह सकते हैं जब भी हमारी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट करेगी तो वो एनर्जी हमारी किस डायरेक्शन में जाएगी, एक्स एक्सिस में अगर वेव प्रोपोगेट होगी तो उसी डायरेक्शन में एनर्जी भी क्या करेगी, फ्लो करेगी। अब हम यहाँ पर एनर्जी फ्लो निकालेंगे। तो अगर हम वैद्युत क्षेत्र की बात करें तो वैद्युत क्षेत्र में जो ऊर्जा घनत्व होता है यूई इक्वल टू हमारा फार्मूला होता है, अगर हमारा माध्यम एप्सिलॉन हो, जिसका परमिटिविटी एप्सिलॉन हो, तो यूई इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर। इसी तरीके से हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उस समय ऊर्जा घनत्व, देखो यहाँ पर ऊर्जा घनत्व का मतलब हमारा है कि एकांक आयतन में जितनी ऊर्जा होगी उसको हम क्या बोलते हैं, ऊर्जा घनत्व। तो यहाँ वैद्युत क्षेत्र में कितनी ऊर्जा होती है, 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर होती है। और चुंबकीय क्षेत्र में कितनी ऊर्जा होती है, इसको हम लिखते हैं 1/2 म्यू एच स्क्वायर, या इसको हम लिख सकते हैं 1/2 बी स्क्वायर अपॉन। ये हमारे दोनों है, चाहे एच के टर्म में लिखे चाहे हम बी के टर्म में लिखे। यहाँ पर हमारा म्यू क्या कहलाता है, माध्यम की ये चुंबकीयशीलता है, और एप्सिलॉन हमारा क्या है, माध्यम की वैद्युतशीलता है। अब हम क्या करेंगे, हम अगर परावैद्युत पदार्थ को माने, परावैद्युत माध्यम को माने, तो हम परावैद्युत माध्यम के लिए पहले क्या करेंगे, हम परावैद्युत माध्यम के लिए हम मैक्सवेल की इक्वेशन लिखेंगे, और मैक्सवेल की इक्वेशन लिखने के बाद उसको सॉल्व करेंगे और देखते हैं हमारी क्या इक्वेशन आती है। तो देखिए यहाँ से पहले हम क्या लिखने जा रहे हैं, मैक्सवेल की इक्वेशन लिखने जा रहे हैं। तो मैक्सवेल की इक्वेशन हमारी क्या होगी, देखिए यहाँ से तो 4 इक्वेशन होती है। तो हमारी पहली इक्वेशन हो जाती है डाइवर्जेंस D इक्वल टू रो, डाइवर्जेंस B इक्वल टू 0, कर्ल E इक्वल टू माइनस डेल टी और कर्ल H इक्वल टू J प्लस डेल टी बाई। डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए हमारा क्या हो जाएगा, B इक्वल टू हमारा हो जाएगा, अगर परावैद्युत माध्यम है तो B इक्वल टू हमारा क्या हो जाता है, म्यू H हो जाता है, और D इक्वल टू हमारा क्या हो जाता है, एप्सिलॉन हो जाता है। ये हमारी दो कंडीशन अलग से लगेंगी। तो हम इस बेस पे हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम देखेंगे। तो यहाँ पर B है तो B इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, म्यू H लिख सकते हैं। तो इस इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे, माइनस म्यू डेल एच, ये हम लिख देंगे। और यहाँ पर D इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन ई, और साथ साथ में J इक्वल टू हमारा क्या होता है, सिग्मा। यहाँ पर सिग्मा हमारा क्या है, ये ऊष्मा चालकता है, ये हमारा ऊष्मा चालकता नहीं, ये कंडक्टिविटी है, चालकता है। तो J इक्वल टू सिग्मा ई, तो हम इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, सिग्मा ई प्लस डेल टी बाई डेल टी, और यहाँ से हो जाएगा एप्सिलॉन डेल टी। ये हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, परावैद्युत पदार्थ के लिए हो जाएगी। यहाँ तक सबको क्लियर है।
इक्वेशन 3 और 4 से ही स्टार्ट करेंगे। पहली दोनों इक्वेशन को हम यहाँ पर नहीं इस्तेमाल करेंगे। तो देखो हम क्या करेंगे, ये हमारी इक्वेशन क्या है, कर्ल। अगर इसी इक्वेशन को हम h के साथ में डाइवर्जेंस दें तो हम इसको इक्वेशन क्या लिख देंगे 3 और इसको इक्वेशन क्या लिख देंगे, हम स्टार्ट कहां से करेंगे 3 और 4 से स्टार्ट करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन 3 का h के साथ में डाइवर्जेंस देंगे। तो जब हम h के साथ डाइवर्जेंस देंगे तो हम क्या लिखेंगे, h डॉट कर्ल E इक्वल टू, और यहां से हमारा क्या हो जाएगा माइनस म्यू, और ये हो जाएगा h डॉट डेल h। अब देखो यहां से अगर इसको हम इस तरीके से लिखें, देखो यहां से क्या लिख सकते हैं माइनस म्यू डेल डेल टी, और यहां से हम h डॉट h लगाते हैं। तो जब h डॉट h का डिफरेंशिएशन करेंगे तो h स्क्वायर हो जाएगा, तो h स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 2h। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 1/2 क्या लगाना पड़ेगा 1/2। क्यों, जब हम इसको 2 से डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 और 1/2 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो जो ये वैल्यू थी वही हमारी ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया। देखो यहाँ पे ये हमारा क्या है h डॉट डेल h बाई डेल टी है, तो हमने क्या कर दिया डेल डेल टी कर दिया 1/2 h डॉट h। h डॉट h हमारा क्या हो जाएगा h स्क्वायर हो जाएगा, और जब h स्क्वायर का हम डिफरेंशिएशन करेंगे t के रेस्पेक्ट में हमारा क्या मिलेगा 2h मिलेगा, और साथ में क्या मिलेगा डेल h डेल टी, यही हमारा डिफरेंशिएशन मिलेगा। और इस डिफरेंशिएशन को देखो यहाँ से अगर हमें बैलेंस करना हो, हमारे पास क्या है h डॉट डेल h बाई डेल टी है, और हमें क्या होगा h डेल h डेल टी 2, तो हम 2 से क्या कर देंगे यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। ये डिवाइड हम इसलिए कर रहे हैं ताकि ये जो हमारी वैल्यू आ रही है वो इसके इक्विवेलेंट हो जाए। अब क्लियर है सबको। अब देखो न्यू हमारा क्या होता है कांस्टेंट होता है, तो न्यू को अगर हम अंदर ले जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए माइनस डेल डेल टी, और यहां से हो जाएगा 1/2 न्यू h डॉट h। या इसको अगर हम इस तरीके से लिखेंगे क्या लिख सकते हैं माइनस डेल डेल टी 1/2 न्यू, लिख सकते हैं इसको। देखो h डॉट h को हमने क्या लिख दिया म्यू लगा दिया, और h डॉट हमारा क्या हो जाएगा h स्क्वायर हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को हमने क्या लिख दिया 3 को हमने कन्वर्ट करके 3 इक्वेशन को हमने क्या लिख दिया h डॉट कर्ल E इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यहां से माइनस डेल डेल टी 1/2 म्यू। ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया। अब देखो 1/2 म्यू एच क्या होता है, ये चुंबकीय ऊर्जा घनत्व होता है जिसको हम स्मॉल यूएम से लिखते हैं। तो इसको हम क्या लिख देंगे माइनस डेल डेल टी, और यहां से हम क्या लगा देंगे यूएम। यूएम हमारा क्या है चुंबकीय ऊर्जा घनत्व है, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी है। एकांक आयतन में जितनी चुंबकीय ऊर्जा होगी उसको हम क्या बोलते हैं चुंबकीय ऊर्जा घनत्व, और जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1/2 म्यू एच स्क्वायर होती है। तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी, ये इक्वेशन हमारी कौन सी हो जाएगी, इसको हमने इक्वेशन मान लिया 5। अब इसके बाद देखिए हमारा ये इक्वेशन कौन सी थी फोर्थ इक्वेशन थी। इस इक्वेशन को अगर हम वैसे ही करें, यहाँ पे तीसरी इक्वेशन को हमने क्या लिया था h के साथ में कर लिया था, अब हम चौथी इक्वेशन में क्या लेंगे e के साथ में कर लेंगे। तो जब e के साथ में हम कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा e डॉट कर्ल h, और यहां से हम क्या लिख सकते हैं, यहां से देखो e के साथ में करेंगे तो इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं e डॉट j प्लस यहां से क्या मिल जाएगा एप्सिलॉन e डॉट डेल e, ऐसे तो मिलेगा। ई डॉट लगा दिया, डाइवर्जेंस लेने का मतलब है हमारा क्या
है, डॉट लगा दिया। अब इसके बाद देखिए यहाँ से फिर से हम वैसे इसको चेंज करेंगे, क्या कर देंगे, ये हमने साइन लगा दिया और यहाँ से हमने डेल बाई डेल टी कर दिया और यहाँ से हमने 1/2 ई डॉट, हमने क्या कर दिया 1/2 ई डॉट डी कर दिया। अगर ये इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारी यही वैल्यू मिल जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या कर दिया, ई डॉट जे प्लस डेल डेल टी और यहां से हमने लिख दिया इसको 1/2 एप्सिलॉन। ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया। अब देखो ये इसको इक्वेशन नंबर हम क्या मान लेंगे 6 इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी ई कर्ल। अब हम इसको यहां से तो हमारी फिफ्थ इक्वेशन क्या थी h डॉट कर्ल ई और सिक्स्थ इक्वेशन हमारी मिली e डॉट कर्ल h इक्वल टू e डॉट j और प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, ये हमारी क्या होती है वैद्युत ऊर्जा घनत्व होता है, जिसको हम क्या लिखते हैं u e से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये वैद्युत ऊर्जा घनत्व हो जाएगा और ये क्वेश्चन हमारी कौन सी हो जाएगी 6 हो जाएगी। अब देखो 7 अब हम इक्वेशन 5 से इक्वेशन 7 को अगर घटा दें तो हम क्या लिखेंगे इक्वेशन 5 माइनस इक्वेशन 7। तो हम 5 से 7 को घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा h डॉट कर्ल e माइनस e डॉट कर्ल h इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, घटाएंगे देखो ये दोनों टर्म डेल बाई डेल टी है तो हम क्या लिख सकते हैं माइनस डेल डेल टी और यहां से यूई प्लस यूई और यूई को हमने क्या कर दिया एक साथ कर दिया। यूई हमारा क्या था, ये वैद्युत ऊर्जा घनत्व था, एकांक आयतन में जितनी वैद्युत ऊर्जा होती है उसको हम क्या बोलते हैं वैद्युत ऊर्जा घनत्व, और एकांक आयतन में जितनी चुंबकीय ऊर्जा होती है उसको हम क्या बोलते हैं चुंबकीय ऊर्जा मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। और माइनस वाला हो जाएगा ई डॉट, ये हमारी क्वेश्चन आ गया। इसको इक्वेशन नंबर हम क्या दे देते हैं इक्वेशन। अब देखो एक हमने फार्मूला बताया था डाइवर्जेंस ए क्रॉस बी इक्वल टू हमारा क्या होता था बी डॉट कर्ल ए माइनस ए डॉट कर्ल, ये आप लोगों को फार्मूला याद होगा वेक्टर अलजेब्रा से। और यहाँ पे देखो क्या लिखा है h डॉट कर्ल ई माइनस ई डॉट कर्ल h, तो इसको हम अगर ऐसे लिखना चाहें डाइवर्जेंस ई क्रॉस h इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे h डॉट कर्ल ई माइनस ई डॉट कर्ल, और ये इक्वेशन हमारी हो जाएगी। ये इक्वेशन सबको क्लियर है ना इक्वेशन। अब देखो ये इक्वेशन 7 में इक्वेशन 8 में देखो ये क्या h डॉट कर्ल ई माइनस ई डॉट कर्ल h, इसको हम इक्वेशन 9 से क्या लिख सकते हैं डाइवर्जेंस ई क्रॉस h लिख सकते हैं। तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 8 एंड 9 समीकरण 8 और 9 की सहायता से, तो दोनों इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं डाइवर्जेंस ई क्रॉस h इक्वल टू यहां से लिखेंगे माइनस डेल डेल टी यूई प्लस यूएम माइनस ई डॉट, ये हमारी इक्वेशन आ गई। इसको इक्वेशन नंबर हम क्या मान लेते हैं इक्वेशन 10। ये देखो यहाँ पे इक्वेशन 8 में हमारा लेफ्ट साइड में क्या था h डॉट कर्ल ई माइनस e डॉट कर्ल h, इसको हमने इक्वेशन 9 की सहायता से क्या लिख दिया डाइवर्जेंस e क्रॉस h। डाइवर्जेंस e क्रॉस h को जब हम इस फार्मूले के
हिसाब से करेंगे तो हमारा क्या था, बी कर दे, एच डॉट कर दी माइनस ई डॉट कर दे। तो इस तरीके से हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। तो ये इक्वेशन अगर इसको हम इधर साइड में ले आए तो हम क्या लिख सकते हैं, डाइवर्जेंस ई क्रॉस एच प्लस डेल डेल टी यू ई प्लस यू एम प्लस ई डॉट के इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमारी क्या हो गई, ये हमारी क्या बता रही है, जब हमारी विद्युत चुंबकीय तरंग किसी परावैद्युत माध्यम में चलेगी तो उस समय उसकी ऊर्जा को हम इक्वेशन नंबर 11 से दे सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे देखो, अगर हम अलग अलग टर्म को देखें, ये वाला टर्म हमारा अलग है, ये वाला अलग टर्म है और ये वाला अलग टर्म है, 3 टर्म आ रहे हैं। अब हम तीनों टर्मों का अलग अलग देखेंगे, तीनों टर्म हमारे अलग अलग क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखो यहाँ से पहले हम क्या देख रहे हैं, इसको हम ये थर्ड टर्म का एनालिसिस करें, ई डॉट जे। तो हमने इसमें पहला लिखा ई डॉट जे। देखो यहाँ पर ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, जे क्या है, करंट डेंसिटी है। तो ये हमारा टर्म किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जब विद्युत संचरण की प्रक्रिया में परावैद्युत माध्यम के प्रति एकांक आयतन से जूलीय प्रभाव के कारण जितनी ऊर्जा होती है उसको हम बोलते हैं ई डॉट जे। ई डॉट जे क्या है, जब हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में प्रोपोगेट हो रही है उस समय जूल इफेक्ट के कारण जितनी ऊर्जा होती है उस ऊर्जा की दर को हम क्या बोलते हैं, ई डॉट जे बोलते हैं। अब इसको देखो कैसे लिखेंगे, ई डॉट जे को अगर हम लिखना चाहें, ई डॉट जे को हम क्या लिख सकते हैं, ई डॉट रो इनटू, ऐसे लिख सकते हैं। तो हमारा क्या है, एकांक आयतन में आवेश है। अब इसी को अगर रो को हम इधर ले आए तो हम क्या लिख सकते हैं, रो इनटू ई डॉट वी क्या है, अनुगमन वेग है। अब रो हमारा क्या है, एकांक आवेश में, एकांक आयतन में आवेश है, और ई क्या है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। एकांक आवेश पर जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसको हम क्या लिखते हैं, बल लिखते हैं। तो रो इनटू ई को हम क्या लिख सकते हैं, एफ डॉट वी। और एफ डॉट वी को हम क्या लिख देंगे, एफ डॉट वी हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल डब्ल्यू, और ये यहाँ पर हमारा डेल डब्ल्यू क्या है, ये जूल इफेक्ट के कारण जितनी ऊर्जा है उस टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। एफ डॉट वी को अगर लिखेंगे, ये हमारा है, वी को हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ से एफ वी को हम लिखते हैं डी आर डी टी। तो एफ डॉट डी आर क्या होता है, वर्क डन होता है। तो एफ डॉट डी आर को हम क्या लिख देंगे, डेल डब्ल्यू डेल टी। तो ये हमारा क्या बता रहा है, ये हमारा बता रहा है जब हमारी विद्युत संचरण की प्रक्रिया होगी, जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेट होगी उस समय जूल इफेक्ट के कारण जितनी ऊष्मा बहेगी उसकी दर को हम किससे लिखेंगे, ई डॉट जे से लिखेंगे। तो ये हमारा एक टर्म हो गया। दूसरा टर्म देखो, दूसरा टर्म हमारा क्या है, इस टर्म को देख लेते हैं, डेल डेल टी यू ई प्लस यू ई हमारी क्या है, वैद्युत ऊर्जा घनत्व है, और यू एम क्या है, चुंबकीय ऊर्जा घनत्व है। तो जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी मीडियम में प्रोपगेट हो रही है तो इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी दोनों की दर क्या हो जाएगी, उसको हम इस टर्म से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमारा क्या करेगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी दोनों की दर को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये भी हमारी क्या हो गई, ये भी एक एनर्जी हो गई, ये हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी और प्लस मैग्नेटिक एनर्जी दोनों के कारण है। तो ये हमारा दोनों टर्म हो गए। अब यहाँ से देखो, अगर इसको हम कंपेयर करें तो, और सी टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, डाइवर्जेंस ई क्रॉस एच। ई क्रॉस एच को हम बोलते हैं, एस से डिनोट करते हैं, और ये हमारा कहलाता है पॉइंटिंग पॉइंटिंग सदिश। और इसका जो डाइवर्जेंस होता है वो माध्यम में क्या होता है, वैद्युत ऊर्जा की दर, चुंबकीय ऊर्जा की दर तथा
ऊष्मीय ऊर्जा की दर, दोनों के क्या होता है, तीनों के सम के बराबर होता है। अब इसी को अगर हम और अच्छे से लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहां से डाइवर्जेंस E क्रॉस H इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, प्लस डेल डेल टी, और ई निकालने को हमने क्या लिखा था, W लिखा था, तो हम क्या लिखेंगे, UE प्लस UM प्लस W इक्वल टू, तो ये हमारी क्या है, वैद्युत ऊर्जा है, ये हमारी चुंबकीय ऊर्जा है, और ये हमारी क्या है, ऊष्मीय ऊर्जा है। तो तीनों के की जो दर होगी वो हमारे क्या होगी, डाइवर्जेंस E क्रॉस H के बराबर होगी। अब इसी को अगर हम कंटिन्यूटी इक्वेशन से तुलना करें तो कंटिन्यूटी इक्वेशन हमारी क्या होती है, देखो डाइवर्जेंस J प्लस डेल रो बाई डेल टी इक्वल टू हमारा क्या होता है, 0 होता है। तो E क्रॉस H हमारा क्या बनाएगा, डाइवर्जेंस J को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या बता रहा है, धारा घनत्व के तुल्य है, और बाकी जो हमारी ऊर्जा है वो हमारा क्या बता रहा है, एकांक आवेशित घनत्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से ये हम इसको देख सकते हैं। और ये जो हमारा, अब इसी को अगर हम देखें, इसको अगर इस तरीके से लिखें, डाइवर्जेंस E क्रॉस H इक्वल टू माइनस डेल डेल टी UE प्लस UM प्लस, तो किसी माध्यम में जब हमारी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेट होगी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में, उस समय पॉइंटिंग वेक्टर का जो डाइवर्जेंस होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वैद्युत ऊर्जा घनत्व की दर, चुंबकीय ऊर्जा की घनत्व दर तथा ऊष्मीय ऊर्जा की दर के योग के बराबर होगा। माइनस साइन क्या बता रहा है, जितनी ये ऊर्जा अंदर आएगी उतनी हमारी क्या हो रही है, बाहर निकल रही है, इसीलिए हम इसको क्या लिख रहे हैं, माइनस लिख रहे हैं। तो ये आपका यहाँ पे पॉइंटिंग एनर्जी का ये डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। इसके आगे का हमारा टॉपिक है कि जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में प्रोपगेट होती है, वहां पर हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की वैल्यू क्या होगी। देखिए यहां से अगर हम माने कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, परावैद्युत माध्यम है, तो यहाँ पर हम ई वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं, ई वेक्टर को हमने लिखा EXi प्लस EYJ प्लस EZ, और हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर B होगा, B को हम क्या लिख सकते हैं, BXi प्लस BYJ प्लस EZ। यहाँ पर EX, EY और EZ ये हमारे क्या है, X अक्ष की दिशा में, Y अक्ष की दिशा में और Z अक्ष की दिशा में वैद्युत क्षेत्र तीव्रता के घटक हैं। उसी प्रकार से ये हमारा जो B की वैल्यू है, ये X एक्सिस में BX होगा, Y एक्सिस में BY होगा और Z एक्सिस में हमारा क्या हो जाएगा, BZ हो जाएगा। अगर हम माने हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव X अक्ष के अनुदिश फ्लो कर रही है, तो उस कंडीशन में हमारे EY और BZ ये दोनों वैल्यू Y और Z पर डिपेंड नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि हमारी वेव जब चलेगी X एक्सिस में, तो X एक्सिस में केवल हमारा X चेंज होगा, Y और Z क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो जब Y और Z कांस्टेंट रहेगा तो हम कैसे लिख सकते हैं, डेल EY अपॉन डेल Y इक्वल टू, क्यों? क्योंकि ये हमारा Y पे डिपेंड नहीं कर रहा है, किस पे डिपेंड करेगा, अगर हमारे हमारी X एक्सिस में चल रही है, तो X एक्सिस में चलने से केवल हमारा X कंपोनेंट चेंज होगा, Y और Z कंपोनेंट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इसीलिए हम इसको Y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या कर सकते हैं, 0 कर सकते हैं। इसी तरीके से हम EZ इसको Z के रेस्पेक्ट में भी क्या मान सकते हैं, 0 मान सकते हैं। तो EY डेल Y 0 हो गया और डेल EY डेल Z 0 हो गया। इसी प्रकार से हम दूसरी कंडीशन लिख सकते हैं, डेल Y इक्वल टू 0 एंड डेल BZ
ये सबको क्लियर है? बताइए पहले। अब इसी का जब उल्टा कर देंगे, डेल वाई हमारा डेल जेड पे भी डिपेंड नहीं करेगा, तो हमारी दो कंडीशन और मिल जाएंगी। क्या मिल जाएंगी? डेल वाई डेल जेड इक्वल टू 0, और दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी? डेल जेड डेल वाई इक्वल टू। चार कंडीशन हमें इससे मिल रही, और इसी तरह से चार कंडीशन यहां से मिलेंगी। डेल वाई डेल जेड इक्वल टू 0, और दूसरा हमारा हो जाएगा डेल बी जेड। ये हमने क्यों लिखा? क्योंकि हम वेव को किधर मान रहे हैं? एक्स एक्सिस में मान रहे हैं, और जब एक्स एक्सिस में मानेंगे तो उसके जो वाई के रिस्पेक्ट में हमारा डिफरेंशिएशन होगा वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये 8% सबको कंडीशन क्लियर है सबको? 4 dy z से और 4 dy bz से हमने क्या किया है? y और z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या कर दिया? इसका 0 कर दिया। अब हम कहां पे चलते हैं? हम मैक्सवेल इक्वेशन की तरफ चलते हैं। और मैक्सवेल इक्वेशन वाली क्या होती है? 4 इक्वेशन होती है, इसको हम साइड में यहां पे लिख देते हैं। डाइवर्जेंस d इक्वल टू रो, ये दिख रहा है यहां से। डाइवर्जेंस d इक्वल टू रो, दूसरी इक्वेशन होती है डाइवर्जेंस d इक्वल टू 0, तीसरी होती है कर्ल e इक्वल टू माइनस डेल बी डेल टी, और चौथी इक्वेशन होती है कर्ल h इक्वल टू j प्लस डेल टी। अगर हम परावैद्युत माध्यम माने तो परावैद्युत माध्यम के लिए हमारा, अगर हमारा संदेशिक होगा, समांगी माध्यम होगा और रेखीय माध्यम होगा, तो उस कंडीशन में j की वैल्यू हम क्या मान लेंगे? j हमारा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्यों? j इक्वल टू हमारा क्या होता है? सिग्मा ही होता है, और सिग्मा अगर 0 होने से हमारा j 0 हो जाएगा। और साथ ही साथ रो इक्वल टू हमने कितना मान लिया? 0 मान लिया। जब रो इक्वल टू 0 मान लिया तो हमारी मैक्सवेल में जो पहली इक्वेशन थी, यहां से देखिए, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। 0। अब d को अगर हम ऐसे लिखें, d इक्वल टू हम क्या लिखते हैं? एप्सिलॉन e लिखते हैं, तो यहां से हम इसको क्या लिख सकते हैं? डाइवर्जेंस e इक्वल टू, लिख सकते हैं डाइवर्जेंस इक्वल टू 0। क्यों? एप्सिलॉन हमारा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अब अगर इसमें हम डाइवर्जेंस का फार्मूला लगाएं तो डाइवर्जेंस का हमारा फार्मूला क्या होगा? देखो, i डेल डेल x प्लस j डेल डेल y प्लस k डेल डेल z डॉट, और यहां से हम क्या लिखेंगे? e की वैल्यू, और e की वैल्यू हमने कितनी मानी थी? यहां से देखो, EXI प्लस EYJ प्लस EZJ इक्वल टू। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है? बताओ बेटा। अब देखो, जब हम डाइवर्जेंस करेंगे, डाइवर्जेंस में देखो i डॉट i कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, j डॉट j 1 हो जाएगा, और k डॉट k 1 हो जाएगा। तो हमारी इक्वेशन क्या मिल जाएगी? डेल x अपॉन डेल x प्लस डेल y अपॉन डेल y प्लस डेल z अपॉन डेल z इक्वल टू, ये इक्वेशन हो जाएगी। अब यहां से देखिए, डेल y अपॉन डेल y 0 और डेल z अपॉन डेल z कितना है? देखो यहां से जब हम डाइवर्जेंस निकालेंगे तो डाइवर्जेंस में i डॉट i1 j डॉट j1 और k डॉट k1 केवल इन्हीं कंपोनेंट को लेते हैं। तो i का कंपोनेंट क्या है? डेल डेल x, और यहां पर कितना है? ex है, तो हमारा हो जाएगा डेल ex अपॉन डेल x। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? डेल y अपॉन डेल y, और तीसरा हमारा हो जाएगा डेल z अपॉन डेल z हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए, डेल y 0 है और डेल y डेल z 0 है, तो ये दोनों 0 होने से हमारी ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो यहां से डेल ex अपॉन
x इक्वल टू 0 हो गया 0। इसका मतलब क्या हो गया, आइदर ex इक्वल टू 0 और, तो पहला हमारा क्या निष्कर्ष निकला कि या तो ex की वैल्यू 0 होगी या हमारा ex की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। एक निष्कर्ष निकला पहली मैक्सवेल इक्वेशन से। बताओ बेटा सबको क्लियर हो रहा है, कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? अच्छा ये वाला स्टेप ना, देखो यहां से पहली, हाँ डाइवर्जेंस d इक्वल टू 0 था और d की वैल्यू एप्सिलॉन नहीं थी, तो डाइवर्जेंस c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और डाइवर्जेंस c का जब हम फार्मूला लगाएंगे तो यहां से i डेल डेल x, ये हम डेल का फार्मूला जानते हैं, और डॉट e का वैल्यू, और e की वैल्यू हमने क्या ली है, ये कंपोनेंट फार्मूला ली है। जब हम डाइवर्जेंस को ओपन करते हैं तो हमने बताया था i डॉट i का 1 होता है, j डॉट j का 1 होता है और k डॉट k का 1 होता है। तो हमें क्या मिलेगा, डेल डेल x ऑफ ex, डेल डेल y ऑफ ey और डेल डेल z ऑफ ez। तो हमारे तीनों टर्म का योग किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। और हम जानते हैं कि पहले ही कंडीशन निकाली है, जब x एक्सिस के अलोंग वेव प्रोपगेट हो रही है तो डेल y डेल z भी 0 है और डेल y डेल y भी 0 है। तो हमारी ये कंडीशन क्या हो जाएगी, डेल ex अपॉन डेल x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इसका मतलब हो गया या तो ex की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, या ex की वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। अब क्लियर हुआ सबको? अब देखो दूसरी कंडीशन हमारी क्या थी, दूसरी कंडीशन हमारी थी मैक्सवेल इक्वेशन की, जिसमें हम क्या लिखते थे, डाइवर्जेंस b इक्वल टू 0, डाइवर्जेंस b इक्वल टू 0। तो यहां पर जब b इक्वल टू 0 करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, डेल bx डेल x प्लस डेल by डेल y प्लस डेल bz डेल z इक्वल टू, ये हमने कर दिया। अब इसमें भी देखो डेल by डेल y क्या है, 0 है, और डेल bz ये भी 0 है। तो यहां से हमारा क्या मिल जाएगा, एक नई कंडीशन मिल जाएगी, डेल bx अपॉन डेल x इक्वल टू 0, और इसका मतलब हो गया आइदर bx इक्वल टू 0 और, अब पॉइंट क्लियर हुआ? तो जब हमारी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हाँ बोलो बेटा, देखो यहां पर dx की वैल्यू या तो 0 हो तभी तो इक्वेशन सेटिस्फाइड होगी, या अगर हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो bx की वैल्यू कांस्टेंट हो, जो x के साथ में चेंज ना हो, यही तो होगा। डेल bx अपॉन डेल x की वैल्यू 0 है, इसका मतलब bx या तो क्या होगा, x से इंडिपेंडेंट होगा या उसकी वैल्यू 0 होगी, दो ही कंडीशन है। तो 0 तो होगी नहीं, हम क्या मानेंगे, कांस्टेंट मानेंगे, ठीक। या इसको सीधे से इंटीग्रेट करोगे, तो इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ 0 के बजाय क्या हो जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, तो bx की वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो ये तो हमारा टर्म निकला है कि हमारा ex की वैल्यू या तो 0 होगी या कांस्टेंट होगी, और bx की वैल्यू या तो 0 होगी या कांस्टेंट होगी। अब हमारी दो मैक्सवेल इक्वेशन और बची हैं, उनको हमें फिर से सॉल्व करना है। तो उनको सॉल्व करने के लिए देखिए हम एक इक्वेशन ले रहे हैं, पहला इक्वेशन कौन सी ले रहे हैं, तीसरी इक्वेशन। अब तीसरी इक्वेशन हमारी क्या है, कर्ल E इक्वल टू माइनस डेल बी, ये तो इक्वेशन थी। अब हम जब कर्ल लिखते हैं तो कर्ल के लिए देखो हम क्या बनाते हैं, आई जे के, फिर क्या लिखते हैं, डेल डेल एक्स डेल डेल वाई डेल, इसके बाद हमें ई का लिखना है, तो ई का हम क्या लिखेंगे, ई एक्स ई वाई इक्वल टू माइनस डेल डेल टी, यहां से क्या लिखेंगे,
EXI DYJ प्लस EZ, इतना ही तो लिखेंगे। बताइए बेटा, कहीं पे ना समझ में आओ तो तुरंत आप लोग पूछो। अब देखो यहां से, हाँ ये देखो, ये हमने तीसरी मैक्सवेल इक्वेशन ली, इसको हमने क्या लिखा, कर्ल इक्वल टू माइनस डेल पी बाई डेल पी। और कर्ल जब हम लिखते हैं तो पहली रो में हम आई के लिखते हैं, दूसरी रो में डेल एक्स डेल वाई डेल जेड लिखते हैं, और तीसरी रो में जो हमारा कंपोनेंट होता है, यहाँ पर कंपोनेंट हमारा क्या है, EX EY EZ, और यहाँ से हमने b की वैल्यू लिख दी i के टर्म में। अब जरा इसको सॉल्व करें, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए हमारा i के कंपोनेंट को जब सॉल्व करेंगे तो i से जाने वाली रो और i से जाने वाली कॉलम को हम देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डेल EZ डेल y माइनस डेल EY, ये हमारा i के साथ में मिल गया। फिर प्लस j, जब हम j का स्टार्ट करेंगे तो हम कहां से लेंगे, ये हम जहां से स्टार्ट कर रहे हैं तो हम अब क्या ले लेंगे, प्लस लगाया है डेल EZ डेल x माइनस डेल EX प्लस प्लस क्या आ जाएगा हमारा, k आ जाएगा, और k में क्या हो जाएगा, डेल EY डेल x माइनस डेल EX इक्वल टू, और यहाँ पे हम एडिशन लिख देंगे डेल डेल टी, और यहाँ से हमारा हो जाएगा EX I DYJ DZ। क्लियर है सबको? अब देखो, जब ये इक्वेशन, ये हमारा j प्लस किया है, तो जब j प्लस करते हैं तो यहां से स्टार्ट करते हैं, माइनस से करते हैं तो यहां से स्टार्ट करते हैं, तो हम चाहे इसको कैसे भी लिख सकते हैं। अब देखो i का कंपोनेंट हमारा i के कंपोनेंट के बराबर होगा, j का कंपोनेंट j के कंपोनेंट के बराबर होगा, और k का कंपोनेंट हमारा क्या हो जाएगा, k के कंपोनेंट के बराबर हो जाएगा। तो हमारा क्या निकलेगा, देखो यहां से हमें तीन इक्वेशन मिलेगी। कौन कौन सी मिलेगी, पहली इक्वेशन हमारी क्या, i, तो इसको हम क्या लिखेंगे, डेल EZ डेल y माइनस डेल EY डेल z, और जब y का गुणा करेंगे तो i हमारा क्या है, पहला है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस डेल BX। क्लियर है ये पहली क्वेश्चन? हमने क्या किया, i के कंपोनेंट को i से हमने क्या कर दिया, तुलना कर दी। फिर दूसरा हमारा जो कंपोनेंट निकलेगा, y का कंपोनेंट j का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, डेल EZ डेल x माइनस डेल EX डेल z इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, माइनस डेल EY, और तीसरा हमारे क्या कंपोनेंट हो जाएगा, डेल EY डेल x माइनस डेल EX डेल y इक्वल टू माइनस डेल EZ। ये तीनों इक्वेशन सबको क्लियर है? अब इसी तरीके से जब हम चौथी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वहां पे हमें क्या मिलेगा, ये b के टर्म में मिलेगा। तो उसी क्वेश्चन को सॉल्व करके हम देखते हैं हमें इक्वेशन क्या मिल रही है। तो इसके लिए देखिए इक्वेशन को हम रहने देते हैं और चौथी क्वेश्चन मैक्सवेल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो ये हमारी क्वेश्चन को अगर हम कॉमन नाम दे दें, ये हमारी क्वेश्चन क्या हो गई, ए इक्वेशन हो गई। चौथी क्वेश्चन हमारी क्या थी, कर्ल x इक्वल टू j प्लस डेल t, ये क्वेश्चन हमने देखो यहाँ पर हमने क्या लिया, b लिया है, तो इसी क्वेश्चन को भी हम क्या करेंगे, b के टर्म में,
और जे की वैल्यू हमारी परावैद्युत माध्यम के लिए कितनी हो जाएगी, सिग्मा की अगर वैल्यू 0 माने तो जे इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डेल टी लिख सकते हैं। और डेल टी की वैल्यू क्या होगी, एप्सिलॉन डेल टी। और x की वैल्यू अगर हम b के टर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, टर्म b इक्वल टू म्यू एप्सिलॉन डेल ई। अब यहां से हम टर्म b करेंगे तो i j k डेल डेल x डेल डेल y डेल डेल z और यहां से bx by bz। और इसके बाद हम म्यू एप्सिलॉन डेल डेल टी, यहां से हमारा आ जाएगा EXI प्लस EYJ प्लस EZ। अब इसके बाद हम फिर से इसको ओपन करेंगे तो हमारा जहां पर EZ मिला था वहां पर अभी क्या हो जाएगा, BZ हो जाएगा। और यहां पे जब हम कंपोनेंट की तुलना करेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, म्यू एप्सिलॉन डेल EX। जब इसको हम आगे फिर से इसको एक्सपेंड करेंगे तो एक्सपेंड करने पे हमें क्या मिल जाएगा, हमें 3 इक्वेशन और मिलेगी। और वो 3 इक्वेशन हमारी क्या होंगी, हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिख देते हैं। देखो तो पहला हमारा हो जाएगा डेल dz डेल y माइनस डेल dy डेल z इक्वल टू i का कंपोनेंट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, म्यू एप्सिलॉन डेल dx। ये हमारी एक इक्वेशन आ गई। फिर इसी तरीके से जब हम यहां पर दूसरा कंपोनेंट लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, डेल dz डेल y माइनस डेल, ये दूसरा हमारा z है, x माइनस डेल dx डेल z इक्वल टू म्यू एप्सिलॉन डेल dy। अब तीसरी क्वेश्चन हमारी हो जाएगी डेल dy डेल x माइनस डेल dx डेल y इक्वल टू म्यू एप्सिलॉन डेल dz। ये सब कोई क्वेश्चन क्लियर है, बताओ बेटा। अब इसके बाद देखो जो हमने स्टार्टिंग में लिया था, EY की वैल्यू EX पे डिपेंड नहीं करेगी, EY की वैल्यू Y पे डिपेंड नहीं करेगी और Z पे डिपेंड नहीं करेगी। तो ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसको हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। फिर इसके बाद में फिर क्या था, ये डेल y की वैल्यू क्या क्या हमारी वैल्यू थी, EY की वैल्यू और BZ की वैल्यू, ये हमारी y और z पर डिपेंड नहीं करती। तो EY की वैल्यू हमारी डेल y 0 हो गया, EY और कहां पे ये वैल्यू 0 हो गई और साथ में क्या वैल्यू 0 हो जाएगी, यहां से देखो ये वैल्यू 0, यही तो 0 हुई। ये हमारी दोनों वैल्यू 0 हो गई। तो हमारा क्या हो जाएगा, नहीं ये दोनों वैल्यू 0 हो जाएगी। ये तो 0, ये तो इसको छोड़ दो, इसको खत्म हो गया। यहां से EY किसमें आएगा, EY डेल x। जब इस कंडीशन को हम लगाएंगे तो हम यहां पे हाँ, ये पहले तो 0 हो गई, वहां से तो हमें bx कांस्टेंट मिल जाएगा। फिर इसके बाद इसमें देखो कुछ आएगा, इसमें कोई कंडीशन नहीं आएगी, इसमें भी कोई कंडीशन, हाँ बोलो। अच्छा ठीक बेटा। तो इसके बाद देखो, इसके बाद जब हम आगे सॉल्व करेंगे
ये सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमने इक्वेशन मानी थी उसी इक्वेशन को यहाँ पर पुट करते जाएंगे और लास्ट में जो हमारी इक्वेशन निकलेगी इसको आप लोग सॉल्व करिएगा। यहाँ से जो हमारा ई वाई और बी जेड ये जो वैल्यू होगी, ये देखो इसको सॉल्व करने के बाद में हमें जो इक्वेशन मिलेगी वो हम डायरेक्टली में दे रहे हैं। ये हमें इक्वेशन मिलेगी डेल टू ई वाई डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू न्यू एप्सिलॉन डेल टू ई वाई डेल टी स्क्वायर और डेल टू डी जेड डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू न्यू एप्सिलॉन डेल टू डी जेड डेल टी। ये दोनों इक्वेशन मिलेंगी, यहाँ पे कुछ हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो इसका मतलब हो गया जो हमारा ई वाई है और डी जेड है ये न्यूई, ये हमने बताया था 1/20 के बराबर होता है। तो ई वाई और डी जेड हमारे क्या करेंगे, ये दोनों समान वेग से क्या करेंगे, समान वेग से संचलित करेंगे और जिसका वेग कितना हो जाएगा v इक्वल टू 1/√। और साथ ही साथ यहाँ पर जो हमारे ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो नेचर होता है वो हमेशा क्या होता है, ट्रांसवर्स नेचर होता है। ये आप लोगों का ये पूरा कंप्लीट हो गया।